हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो देख रहे थे वो था पाचन तंत्र का जो टॉपिक था वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन। उसके बाद में अपन ने प्रोटीन का पाचन पढ़ा, फैट का पाचन पढ़ा। तो पाचन के बाद में जो पाचन तंत्र की क्रियाविधि थी, कार्य की जो थी, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात कर रहे थे, जिसमें अंतःग्रहण और पाचन दो टॉपिक अपने हो गए थे। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक जो है वो है अवशोषण। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। अवशोषण पाचन में क्या किया जाता है, जो भोजन के अपन बड़े बड़े अणु खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है अपन ने पॉलीसेकेराइड भी खाया, डाइसेकेराइड भी खाया, मोनोसेकेराइड भी खाया, तो उन सभी को किस में बदल दिया जाता है, छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है एंजाइमों के द्वारा, और उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। अवशोषण किसे कहते हैं कि जो पचित पदार्थ जो है, पचित अणु जो हैं, उन पचित पदार्थों का कहाँ पहुँचना, हार्नाल जो है, हार्नाल की गुहा से कहाँ पहुँचना, रक्त में पहुँचने की क्रिया जो है वही क्या कहलाएगी, अवशोषण कहलाती है। तो आहारनाल, अवशोषण किसे कहते हैं, आहारनाल की गुहा से, आहारनाल की गुहा से पचित पदार्थों का कहाँ पहुँचना, रक्त वाहिनियों में पहुँचना अवशोषण कहलाता है। अब ये डायरेक्ट अवशोषण भी हो सकता है और इनडायरेक्ट अवशोषण भी, अर्थात जो भी पचित पदार्थ है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहाँ पहुँचेंगे, रक्त वाहिनियों में, रक्त के अंदर पहुँचेंगे, क्योंकि रक्त जो है वो कहाँ ले जाएगा, उनके कार्यकारी स्थल जो है जहाँ पर उनका प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर लेके जाएगा। तो अगर अपन बात करते हैं, जैसे हार्नाल जो है अपन उसकी संरचना में पढ़ा था, जो छोटी आंत जो है, क्योंकि ग्रहणी भाग में तो क्या हुआ, पाचन हुआ, उसके बाद में ग्रहणी के बाद में जेजुनम और इलियम जो भाग आते हैं उनमें क्या होता है, अवशोषण की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हार्नाल जो है वो क्या हो जाती है, जिसमें माइक्रोबिलाई ये पाए जाते हैं, जिसके कारण अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगर अपन हार्नाल के सिरोसा भाग की, वो म्यूकोसा भाग की बात करते हैं, तो म्यूकोसा भाग में क्या पाए जाते हैं, म्यूकोसा भाग जो होता है उसमें बिलाई और माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। तो सपोज करो ये भाग कौन सा भाग है, यहाँ पर जो है ये म्यूकोसा भाग है, और म्यूकोसा भाग में सबसे पहले क्या पाए जाएंगे, विलाई, और विलाई के ऊपर क्या पाए जाते हैं, उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोविलाई कहा जाता है। तो मैं ये माइक्रोविलाई अभी बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है ये कोशिका है जिसमें क्या पाए जा रहे हैं, माइक्रोविलाई। ये जो हैं ये क्या है, माइक्रोविलाई है। तो ये क्या करते हैं कि अवशोषण का क्षेत्रफल जो है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस तरीके से उंगली नुमा संरचना या उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोविलाई कहा जाता है, और इनके कारण यहाँ पर एक संरचना बन जाती है जिसे क्या कहा जाता है, ब्रूस बॉर्डर कहा जाता है। अर्थात ये क्या है, माइक्रोविलाई, रसांकुर जिनको कहा जाता है। तो इन रसांकुरों के कारण जो छोटी आंत जो है, जिसको जेजुनम और इलियम भाग कहा जाता है, क्षुद्रांत्र और अग्र क्षुद्रांत्र की बात करते हैं, उसका अवशोषण क्षेत्रफल क्या हो जाता, बढ़ जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, जो ब्रूस बॉर्डर जो होते हैं इन्हीं के अंदर क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। तो मान लो सपोज करो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, रक्त वाहिनी है, कैपिलरी जिसको कहा जाएगा। तो इस कैपिलरी में क्या आएगा, रक्त आएगा, और यहीं पर एक क्या पाई जाती है, लसिका वाहिनी भी पाई जाती है। तो लसिका वाहिनी जो है यहाँ पर इसमें क्या पाई जाएगी, लसिका वाहिनी। तो सबसे पहले अपन ये जो है
ये किसकी गुहा है? ये हार्नाल की गुहा है। अब जो पचित पदार्थ जो हैं जिनका पाचन हुआ वो कहाँ है? तो जैसे मान लो अपन ने यहाँ से क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट, अपन ने खाई प्रोटीन, अपन ने खाई वसा, तो मेन विटामिन, खनिज लवण। तो इनकी बात, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन अपन ने किया तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के पश्चात क्या बनते हैं? जैसे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। उसके बाद में प्रोटीन का पाचन होगा तो प्रोटीन के पाचन में क्या बनेंगे? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। और वसा का पाचन होगा तो क्या बनता है? वसा के पाचन से, तो वसा का पाचन जो होता है उससे क्या बनता है? मोनोग्लिसराइड बनता है। उसके बाद में फैटी एसिड बनता है और उसके बाद में ग्लिसरॉल बनता है। ये तीन चीज़ बनती है जो अपन देख चुके हैं। जब वसा का पाचन होता है तो वसा के पाचन में मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। अगर न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल का अगर डाइजेशन होता है, न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं? जैसे पेंटोज शर्करा, शुगर जिसको कहा जाता है, पेंटोज शर्करा। उसके बाद में नाइट्रोजनी क्षारक, उसके बाद में फॉस्फेट। तो ये किसमें बनते हैं? नाइट्रोजन, जो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं इनके डाइजेशन से बन। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट अपन ने खाएंगे, खाने के पश्चात उसका क्या होगा? पाचन होगा। पाचन कहाँ हो रहा है? ये कहाँ है? ये गुहा है। किसकी गुहा? हार्नाल की गुहा। तो हार्नाल की गुहा में पहुंच गए जहाँ ग्रहणी भाग में पाचन हुआ और पाचन के पश्चात ये अग्र क्षुद्रांत्र और कहाँ पहुंच जाते हैं? क्षुद्रांत्र जिसको कहा जाता है, अर्थात जहाँ पर जेजुनम और इलियम वाला पार्ट है। अगर अपन देखते हैं तो भोजन कहाँ आ गया अभी? तो ये जो है ये क्या है? आमाशय, और आमाशय से ये छोटी आंत, और छोटी आंत से ये भाग जो है, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा? बड़ी आंत। ये और यहाँ पर ये कौन जुड़ रहा है? छोटी आंत जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा? और इस तरीके से ये क्या है? बड़ी आंत का भाग। तो यहाँ पर ये बड़ी आंत थोड़ी सी इस तरीके। तो यहाँ पर भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ हुआ? इस ग्रहणी भाग में, डेड्यूनम में। और पाचन के पश्चात अब भोजन कहाँ जाएगा? जो छोटी आंत का ये भाग है जो अत्यधिक क्या होता है? कुंडलित होता है। ये भाग क्या है? अत्यधिक कुंडलित भाग है। और इसी भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर अपन को जेजुनम और इलियम कहा जाता है। तो इस कुंडलित भाग जो है, यहाँ पर जेजुनम और इलियम वाले जो भाग होते हैं जहाँ पर भोजन का मुख्यतः क्या होता है? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है, तो वहाँ पर है। अब देखो, ग्लूकोज का जो अवशोषण होगा वो किसके द्वारा होगा? जो सक्रिय अभिगमन द्वारा होगा। अर्थात यहाँ पर जो ग्लूकोज का जो अवशोषण होगा वो किसके कारण होगा? सक्रिय, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में ग्लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट भी कैसा होगा? सक्रिय। फ्रक्टोज जो होता है इसका कैसा होता है कि कैरियर मॉलिक्यूल जो होता है उसके द्वारा इसको ले जाया जाता है। कैरियर प्रोटीन जो होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसको फ्रक्टोज को ले जाया जाता है, कैरियर प्रोटीन वापस यहीं आ जाता है। तो ये भी एक सक्रिय अभिगमन है, फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद में अमीनो अम्ल जो है इनका अवशोषण भी कैसा होता है? सक्रिय। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं जो मेन जो बात आती है वो आती है वसा का अवशोषण में, क्योंकि
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जो है ये तो किसके द्वारा, एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन जो है अर्थात सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा, सक्रिय अभिगमन जो होगा उसमें किसकी आवश्यकता होगी, एटीपी की आवश्यकता होगी। तो ये ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण में इस गुहा, जो ये गुहा है जहाँ पर हार्नाल की गुहा से ये कहाँ पहुँच रहे, जो ब्रुश बॉर्डर जो है माइक्रोबिलाई जो है उसके अंदर जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर, अर्थात हार्नाल से अब कहाँ, क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर क्या पाई जाएगी, रक्तवाहिनियाँ। सपोज करो ये रक्तवाहिनियाँ हैं, ये क्या है, रक्तवाहिनी। और इसी रक्तवाहिनी में अब यहाँ से कौन पहुँचेगा, ये इस तरीके से ये जो अवशोषित हो रहे हैं वो कहाँ पहुँचेंगे, रक्त में पहुँचते हैं। परंतु वसा की अगर अपन बात करते हैं, क्योंकि वसा जो है यहाँ पर जो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कोशिका, ये जो कोशिका की झिल्ली है इसको पार नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि जल से दूर भागने वाला, और जल से दूर भागेगा तो ये क्या करेगा, ये इसके पास ही नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं वसा का अवशोषण की अगर मैं बात करता हूं, वसा का अवशोषण, तो देखो वसा का अवशोषण में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो मोनोग्लिसराइड जो है ये क्या है, मोनोग्लिसराइड, और दूसरा क्या है, फैटी एसिड। ये दोनों जो हैं ये कैसे होते हैं, थोड़े बड़े अणु होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, जल वीरागी जो हैं वो होते हैं। अब क्या किया जाता है, तो इसके अवशोषण के लिए यहाँ पर इनके चारों तरफ कौन जमा हो जाते हैं, इस तरीके से ये पित्त रस जो है वो जमा हो जाता है इस तरीके। और पित्त रस जो होता है, बाइल साल्ट जो है, पित्त रस के अंदर क्या पाया जाता है, बाइल साल्ट। और बाइल साल्ट जो के जो अणु हैं वो कैसे होते हैं, जो इनका भारी जो सिरा होता है वो तो होता है हाइड्रोफिलिक, और आंतरिक सिरा जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर ये जो है, मान लो एक अणु को अपन बड़ा करके देखते हैं, ये है पित्त रस, तो इसका जो बाहरी सिरा जो है ये तो क्या होता है, जलरागी। ये तो क्या है, जलरागी भाग किसका है, ये पित्त रस। पित्त रस में का, और पित्त रस में भी कौन है, ये बाइल साल्ट जो है उसका अणु है। और जो आंतरिक सिरा जो होता है इसका जल विरागी, ये क्या है, जल विरागी। तो जिसके कारण, क्योंकि ये क्या है, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड क्या है, जल विरागी भाग है, तो जब ये अपने आप को व्यवस्थित करता है कौन, पित्त साल्ट जो होता है, जो पित्त लवण जो है वो अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं कि जो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के जो अणु होते हैं उनकी तरफ तो कौन रहेगा, जल विरागी भाग, क्योंकि ये खुद ही जल विरागी है। और इसकी तरफ ये जो जलरागी जो भाग है वो कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। ये बात क्लियर। तो ये संरचना जो बनती है इसे ही क्या कहा जाता है, मीसेल कहा जाता है। ये जो संरचना को क्या कहा जाता है, मीसेल। तो सबसे पहले वसा के अवशोषण में मीसेल का निर्माण होता है। क्यों, अब मीसेल का निर्माण किससे हुआ कि मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड जो है इनके चारों तरफ किसका जमा हो गया, जो बाइल साल्ट जो होते हैं अर्थात पित्त लवण जो है उनका जमा होता है। यहाँ पर अगर अपन लिख दें तो मोनोग्लिसराइड तथा फैटी एसिड के चारों तरफ बाइल साल्ट या पित्त लवण जिसको बोल सकते हैं, पित्त लवणों का जमाव होता है, और जिसके कारण किसका निर्माण होता है, मीसेल का निर्माण होता है। अब ये जो भाग है ये कैसा भाग हो गया, जल में घुलनशील हो गया। पहले क्या है था, जल में अघुलनशील था। मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड जो है ये कैसे रहेंगे, जल में अघुलनशील रहेंगे, जिसके कारण इनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए इनके चारों तरफ कौन जमा हो जाता है, मोनोग्लिसराइड के चारों तरफ पित्त लवण जो है वो जमा हो जाते हैं। तो पित्त लवण किसमें है, पित्त रस में, और पित्त रस का निर्माण कहाँ हो रहा है, यकृत में।
तो अब देखो यहाँ पर, अब ये दोनों जो ये बना है मिसेल, इसको क्या किया जाएगा, जो फेगोसाइटोसिस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अब क्या हो गया, बड़ा हो गया पित्त लवण के जमा होने के कारण, तो ये डायरेक्ट क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो ये क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा धीरे धीरे इसको क्या किया जाता है, निगल लिया जाता है। अगर अपन बात करें जैसे, तो ये मान लो ब्रूस बॉर्डर जो है इस तरीके से, यहाँ पर ये एक कोशिका की बात करते हैं अभी। अब ये जो है ये कहाँ आएगा, ये दोनों इसके पास आएंगे, और इसके पास आते ही ये क्या करता है, यहाँ पर इसको इस तरीके से, अब ये तो क्या है मोनोगिलिसराइड, ये क्या है मोनोगिलिसराइड और फैटी एसिड है। अब ये मोनोगिलिसराइड क्या काम करेगा यहाँ पर, जैसे मोनोगिलिसराइड और फैटी एसिड जो है ये मिसेल है, यहाँ पर कैसा है, मिसेल के रूप में। अब जैसे ही इसको फेगोसाइटिस की क्रिया के द्वारा, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा अंदर ग्रहण किया जाता है, तो इसको क्या किया जाएगा, अंदर ग्रहण किया जाएगा। जब अंदर ग्रहण करते हैं तो ये पित्त लवण जो इसके चारों तरफ जमा हुए हैं ये कहीं छूट जाएंगे, यही छूट जाएंगे, और ये मोनोगिलिसराइड और फैटी एसिड कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और वापिस ये जो पित्त लवण यहाँ पर छूटे ये वापिस किसका निर्माण करेगा, और अणुओं के साथ मिसेल का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर ये कौन पहुँच गया, मोनोगिलिसराइड और फैटी एसिड अंदर पहुँच गया, नहीं पहुँच गया। तो इसके अवशोषण में कौन किसने सहायता की, पित्तरस ने, पित्तरस जो है इसके अवशोषण में सहायता करता है। तो मोनोगिलिसराइड और फैटी एसिड कहाँ पहुँच गए, अंदर। अब अंदर जाते ही कोशिका के, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जैसे मान लो ये अंदर गया, अंदर जाते ही अब कोशिका के अंदर कौन है, गोल्जी बॉडी जो है, तो गोल्जी काय की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या है, अंदर कोशिका के मान लेते हैं ये गोल्जी काय है। अब ये गोल्जी काय के अंदर प्रवेश करते हैं, और गोल्जी काय के अंदर प्रवेश करने के बाद ये क्या है, गोल्जी काय, गोल्जी काय। अब देखो ये गोल्जी काय जो है ये क्या काम कर देती है, जो मोनोगिलिसराइड और फैटी एसिड है इससे वापस अपने लिए किसका निर्माण करती है, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर देती है। क्या कर देगी यहाँ पर, ये जो गोल्जी काय है, इस गोल्जी काय के कारण यहाँ पर ये किसका निर्माण हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड का, ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर एक किसका निर्माण हो गया, मान लो ये मोनोगिलिसराइड से किसका निर्माण हुआ, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण हुआ। अब देखो ये ट्राइग्लिसराइड का जब निर्माण हुआ यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ एक गोल्जी काय के द्वारा एक प्रोटीन के आवरण का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। इसके चारों तरफ एक आवरण और बना दिया। तो देखो यहाँ पर जो आवरण, मिसेल में जो आवरण था वो तो किसका था, पित्त लवण का, और यहाँ पर जो आवरण है ये किसका है, प्रोटीन का आवरण है, प्रोटीन का आवरण। और जो प्रोटीन का आवरण यहाँ पर बना है, इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन। क्या कहा जाएगा, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई क्या। तो सबसे पहले क्या हुआ, मोनोगिलिसराइड और फैटी एसिड जो है उससे क्या हुआ, बाइल साल्ट जमा हुए, और बाइल साल्ट जो है के रूप में इसका क्या हुआ, अवशोषण। अवशोषण के साथ मोनोगिलिसराइड और फैटी एसिड वो कहाँ पहुँच गए, अंदर। और जो बाइल साल्ट जो बना था, जो मिसेल का निर्माण हो, वो कहाँ रह गया, वहीं गुहा में ही रह गया। उसके बाद में मोनोगिलिसराइड और फैटी एसिड कहाँ गया, गोल्जी काय के पास। गोल्जी काय में जाकर इसने क्या कर दिया, मोनोगिलिसराइड और फैटी एसिड से वापस किसका निर्माण हो गया, ट्राइग्लिसराइड का। और ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करने के बाद में इसके चारों तरफ एक प्रोटीन का आवरण बन गया, और इसी पूरी संरचना को क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट रक्त में नहीं पहुँचेगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या पाई जाएगी, लसिका वाहिनी पाई जाएगी। ये क्या है, लसिका वाहिनी। तो वसा का अवशोषण पहले किस में होगा, लसिका वाहिनी में।
तो अब ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये कहाँ पहुँचेंगे, लसिका वाहिनी के अंदर पहुँचेंगे। अब लसिका वाहिनी में अंदर पहुँचने के बाद में अब ये किससे जाके मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो रक्त केशिकाएँ जो होंगी इनके सर लसिका वाहिनी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कहाँ लेके जाएगी, रक्त में ही ले जाएगी। तो ये जो रक्त वाहिनी के साथ मिल जाती है और मिलकर रक्त प्लाज्मा में एक एंजाइम होगा लाइपेज एंजाइम। रक्त प्लाज्मा में कौन सा एंजाइम होगा, लाइपेज। और लाइपेज एंजाइम इस ट्राइग्लिसराइड को वापस किस में तोड़ देगा, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ देगा। और ये कहाँ पहुँच जाएगा, कोशिका के पास पहुँच जाएगा। ये यहाँ पर ये क्या, कोशिका। और ये मान लो ये किसके साथ जुड़ रही है, ये रक्त वाहिनी के साथ, रक्त केशिका के साथ। तो रक्त केशिका, तो दोबारा समझाता हूँ वसा का अवशोषण कैसे हुआ, क्योंकि सबसे टिपिकल यही है। और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण में कोई मात्रा बची नहीं है। तो वसा का अवशोषण पहले कैसे होगा, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड होते हैं वो जल में अविलय होते हैं, और जल में अविलय होने के कारण डायरेक्ट इनका अवशोषण नहीं होता है। इसलिए क्या किया जाता है, जो पित्त लवण जो होते हैं, इस पित्त लवण इनके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसके कारण एक संरचना बनती है, उसे क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। और ये मिसेल के रूप में फैगोसाइटोसिस अर्थात इसको डायरेक्ट निगला जाता है, इसका अवशोषण नहीं होता। अब जैसे इसको ग्रहण किया जाता है तो इसकी जो मिसेल का जो आवरण है, पित्त लवण का जो आवरण है, वो क्या हो जाएगा, बाहर छूट जाएगा। और अंदर कौन पहुंचेगा, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड। और मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड कोशिका के अंदर जो है, जहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ है इसका, तो वो किसके पास जाएगा, उस कोशिका की गोल्जी काय के पास। गोल्जी काय क्या काम करेगी, जो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड से किसका निर्माण कर देगी, ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन आवरण का निर्माण हो जाएगा जी। अब इस संरचना को क्या कहा जाएगा, काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन के रूप में कहाँ पहुंचेगा, लसिका वाहिनी में। और लसिका वाहिनी किसके साथ मिलेगी, रक्त कोशिका केशिका के साथ मिलेगी। और रक्त केशिका से कहा जाएगा प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में कौन, लाइपेज एंजाइम के द्वारा वापिस इस मोनोग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड को किस में तोड़ दिया जाएगा, सॉरी ट्राइग्लिसराइड को किस में बदल दिया जाएगा, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में बदल दिया जाएगा। इस तरीके से किसका अवशोषण होता है, वसा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे कि सबसे पहले तो इसका मिसेल का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होगा इसका, आर्नाल की गुहा में। किसके कारण होता है, पित्त लवण के कारण। काइलोमाइक्रोन का निर्माण कहाँ होता है, जब अब जो फैगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर पहुंच जाता है, किसमें, तो ये जो होगा, क्योंकि अगर अपन हार्नाल की जो संरचना पढ़ने देखी थी, उस संरचना में सबसे अंदर ही अंदर जो आवरण था, ये तो कौन सा, सब म्यूकोसा भाग था। और म्यूकोसा के बाद में यहाँ पर जो भाग था, ये कौन है, सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद में ये जो भाग था, ये मस्कुलरिस, और ये भाग जो है ये क्या हो जाएगा, सीरोसा। इस तरीके से चार परतें थी। तो यहाँ पर देखो, ये मोनोग्लिसराइड ये कहाँ है, यहाँ पर। और मोनोग्लिसराइड के बाद में जो मिसेल का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर हुआ ये। अब मिसेल के निर्माण के बाद में ये कहाँ गया, इसके अंदर। अब यहाँ पर गोल्जी काय ने क्या कर दिया, ट्राइग्लिसराइड का रिंग का निर्माण कर दिया। और ट्राइग्लिसराइड के बाद में जो काइलोमाइक्रोन बना, अभी यहाँ पर बना है, ये भाग जो है, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, रक्त केशिकाएं और लसिका वाहिनी ये पाई जाती है। तो ये लसिका वाहिनी इस तरीके से मान लो यहाँ पर है, ये लसिका वाहिनी और रक्त वाहिनी है इसके चारों तरफ। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, रक्त के अंदर पहुँच जाता है। तो इस तरीके से किसका अवशोषण होता है, वसा का अवशोषण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण हो गया, वसा का अवशोषण हो गया, न्यूक्लिक अम्ल का अवशोषण हो गया, प्रोटीन का अवशोषण हो गया। तो अवशोषण का मतलब क्या हुआ कि हार्नाल की गुहा से पोषक या पचित खाद्य पदार्थ जो है, तो पचित खाद्य पदार्थों का अवशोषण होगा डायरेक्ट। ये नहीं कि अपन ने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, पॉलीसेकेराइड, उसका अवशोषण नहीं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाएगा। कुछ पदार्थ ऐसे, जैसे अपन ने ग्लूकोज खाया, और ग्लूकोज खाएंगे तो अब क्या होगा, उसका पाचन नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज तो सबसे छोटा अणु है कार्बोहाइड्रेट का। अरे तभी तो अपन को कई बार ऐड देखते हैं, तो ऐड में क्या आता है कि तुरंत एनर्जी मिल जाती है। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ से क्या, कौन सी स्टेप हट गई, पाचन वाली स्टेप हट गई। क्योंकि भोजन की कार्यविधि में अगर देखते हैं, सबसे पहले ग्रहण करना, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण के बाद में कौन सी स्टेप होगी, पाचन, पाचन के बाद में अवशोषण,
और अवशोषण के बाद में क्या होगा, स्वांगीकरण की क्रिया होगी। स्वांगीकरण का मतलब क्या होगा कि रक्त के द्वारा पोषक पदार्थों को कहाँ लेके गया, पचित पदार्थों को कोशिका के पास, और कोशिका में जाकर उन रासायनिक पदार्थों का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होगा तो अपने लिए जो एनर्जी के रूप में काम में लिया जाएगा। प्रोटीन जो है, इन प्रोटीनों का उपयोग करके अपने लिए जो प्रोटीन, अपनी बॉडी के लिए जो प्रोटीन है उनका निर्माण किया जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल जो है इनका प्रयोग करके अपने लिए जो काम में आएगी उन न्यूक्लियर डीएनए और आरएनए का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इस वसा का प्रयोग करके क्या किया जाएगा, अपनी वसा का निर्माण किया जाएगा। और जो बच जाता है जो पोषक पदार्थ वो कहाँ पहुंच जाएगा, लीवर में, और लीवर में क्या कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, और ग्लाइकोजन के रूप में क्या किया जाएगा, भोजन का संचय किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कौन सी स्टेप आएगी, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब समझ में आ गया क्या है, स्वांगीकरण। जैसे इन सभी पदार्थों का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। अवशोषण हो गया, रक्त में पहुंच गया, रक्त लेके कहाँ जाएगा, कोशिका के पास, और कोशिका में इन पदार्थों, पचित पदार्थों का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। और उपयोग करने की जो क्रिया है वही क्या कहलाएगी, स्वांगीकरण कहलाएगी। वही क्रिया क्या कहलाएगी, स्वांगीकरण कहलाती है। तो स्वांगीकरण की क्रिया में क्या किया जाता है, इन जो पचित खाद्य पदार्थ जो है इनका अवशोषण जो है, इनका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो यूज करने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। और स्वांगीकरण के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो कौन सी आती है, बहिक्षेपण। अर्थात अब क्या हुआ यहाँ पर, जो खाद्य पदार्थों का क्या हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। अवशोषण के बाद में अब देखो, अवशोषण कौन से पदार्थों का हुआ, जो बॉडी के लिए काम में आएंगे उन्हीं का तो होगा, ये सबका ही हो जाएगा जो अपन ने खा लिया, नहीं, जो बॉडी के लिए प्रयोग में आएंगे उन सभी पदार्थों का क्या किया जाएगा, अवशोषण हो गया। और अवशोषण के बाद में यहाँ पर जो है, जो पदार्थ बच गए, कौन से पदार्थ बच गए, जिनका पाचन नहीं हुआ, वो कहाँ जाएंगे, ये छोटी आंत हो गई, यहाँ पर अवशोषण हो गया जेजुनम और इलियम भाग में। अब वो कहाँ आएंगे, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में मुख्यतः किसका अवशोषण होगा, जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में मुख्यतः किसका अवशोषण होगा, जल में। जल का अवशोषण होते होते ये कहाँ पहुंच जाएगा, रेक्टम में। और रेक्टम में अपचित खाद्य पदार्थ हैं, बिलरुबिन, बिलवर्डिन वर्णक जो है, पित्त लवण जो है, पित्त लवण के जो भाग हैं वो हैं। उसके बाद में कोई कोशिका है, प्लाज्मा है, जो सभी चीज जो है, अर्थात जो अपचित खाद्य पदार्थ जो है वो मल के रूप में कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, मलाशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है। उसको बाद में मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है, और उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, बहिक्षेपण कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो ये अपना क्या है, पाचन तंत्र कंप्लीट। अपना पाचन तंत्र जो है वो कंप्लीट है ये। तो अपन ने क्रिया जो कार्य की थी उसमें अंतःग्रहण कहाँ हुआ, अंतःग्रहण का मतलब क्या हुआ, जो बाहर से पोषक पदार्थ अपन जो भोजन खा रहे हैं उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कहाँ रखेंगे, मुख गुहा में। और मुख गुहा में दांत क्या, कौन कौन सी चीज है, दांत है, जीभ है, लार ग्रंथि है। तो इन सभी के द्वारा मुख गुहा में भोजन के साथ क्या की जाती है, क्रिया की जाती है। दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जीभ के द्वारा लार के अंदर क्या किया जाता है, भोजन को मिक्स किया जाता है। और वो जो लुगदी बनती है उसी लुगदी को क्या कहते हैं, बोलस। और बोलस के रूप में जीभ के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, अंदर क्या किया जाता है, धकेला जाता है। तो ये सारी क्रिया क्या कहलाएगी, अंतःग्रहण कहलाएगी। ये सभी क्रिया क्या कहलाएगी, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण के बाद में दूसरे नंबर पे कौन आता है, पाचन। तो पाचन के बारे में अपन ने देखा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज का अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो मुख गुहा में किसका पाचन, स्टार्च का होता है। आमाशय के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। उसके बाद में पाचन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, है ना। तो अपन ने ये देख चुके हैं। उसके बाद में प्रोटीन का पाचन पढ़ा, वसा का पाचन पढ़ा, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन पढ़ा। तो ये अपन ने पाचन पढ़ा। और पाचन के बाद में ये सभी पदार्थों का क्या हुआ, निर्माण। अर्थात कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद में ग्लूकोज, ग्लक्टोज, फ्रक्टोज का निर्माण हुआ।
प्रोटीन के पाचन के पश्चात अमीनो अम्लों का निर्माण हुआ, वसा के पाचन के पश्चात मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन के पश्चात पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब इनका क्या होगा, पाचन हो गया, पाचन के बाद में क्या होगा, अवशोषण। तो अवशोषण की बात अपन कर चुके हैं अभी। उसके बाद में क्या होगा, स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद में क्या किया जाता है, अपचित खाद्य पदार्थों को मल के रूप में क्या कर लिया जाता है, कुछ समय के लिए स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद में मल को क्या कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। क्लियर। तो ये अपना क्या था, पाचन तंत्र। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़े, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।